हेलो फ्रेंड्स, हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मिशन बोर्ड फुल 100 मार्क्स। इस सीरीज में हम आपको बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना सिखाएंगे, उसमें कैसे ट्रिक्स लगाते हैं वो बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2017-18 के बोर्ड एग्जाम का मैथ्स का पेपर क्लास 10th का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। देखो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू और आर के, और एक रिलेशन और दिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/3। तो चलिए ये भी लिखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/3। अब जरा मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूं। देखिए ये रहा ट्राइंगल, मान लीजिए ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है इसमें पी क्यू आर। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो शेप सेम हो सकती है लेकिन साइज सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, हमें ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड। हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे जुड़ी कौन सी थ्योरम हमें पता है, तो थ्योरम है द रेशियो of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of their squares of their corresponding sides। तो उस नियम के हिसाब से अब मैं डालता हूं प्रूफ कि दो ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर होता है। तो कंडीशन ये है कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, मतलब ए बी स्क्वायर तो यहां लेना पड़ेगा पी क्यू स्क्वायर, अगर आपने ली बी सी स्क्वायर तो यहां लेना पड़ेगा क्यू आर स्क्वायर, अगर आपने ली ए सी स्क्वायर तो यहां लेना पड़ेगा पी आर स्क्वायर। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ए बी अपॉन पी क्यू दिया है ना, यहां क्या लिख दीजिए, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू का डायरेक्ट रेशियो गिवन है, बस आपको स्क्वायर लगाना है। व्हाट इज द वैल्यू, 1:9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आया 1:9। क्योंकि 1 मार्क का ही क्वेश्चन है तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि जो आपने इसमें थ्योरम यूज किया है उसको पूरा प्रॉपर्ली लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 डिग्री, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। क्या करें कि आप इस 67 को 23 में चेंज करें, और वो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर अब 67 है ना, तो 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, तो पक्की बात 23 माइनस करें। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एंगल आपको जो भी चेंज करना है वो हमेशा 90 में से माइनस होगा। आप चाहो तो इसको ना चेंज करके इसको भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ क्या लिखते हैं 90 माइनस 67। अब देखना जरा, ये अभी भी cos स्क्वायर लिखा है, ये अभी भी 67 लिखा है, और ये सेम लिखा है, लेकिन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। स्क्वायर लग रहा है, आप भी लगाए रखो, ये लीजिए माइनस का साइन स्क्वायर 20 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। और इसमें जो आइडेंटिटी लगाई वो हम साथ में लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बस हमने cos 90 माइनस थीटा लगाई है तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया है, चाहो तो इसको भी यूज कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आपसे स्क्रीन पर आ रहा होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है आपको P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन को O मान लेते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते कितने हैं बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। और हमसे क्या कह रहा है कि इस PO के बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो बहुत आसान है, कितना, अगर मैं मानूं P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को x2 y2, और मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस PO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहते तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। चलिए वैल्यू डालते हैं सारी, तो कितना आएगा, देखो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस y का होल स्क्वायर। फिर देखिए अगला स्टेप कितना आया,
माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि इंडिविजुअल रूट लगे तो पक्की बात ना तो रूट गायब हो सकता है ना स्क्वायर गायब हो सकता है, और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, यूनिट्स लिख दीजिएगा, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए x इज इक्वल टू 3 दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 3 इसका एक रूट दिया है। रूट का मतलब होता है x का वैल्यू, इस रूट को जीरोस भी बोलते हैं, सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू 3 को इस पूरी इक्वेशन पुट कर दीजिए और k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 9 माइनस 3 टू 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 6 9 माइनस 6 इज 3 माइनस 6k इक्वल टू 0, तो 3 इज इक्वल टू 6k, माइनस का 6 उधर आके प्लस का हो जाएगा। अब 6 को नीचे डिवाइड में लाइए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर, k इज इक्वल टू 1/2। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बताता हूँ। और कह रहा है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा और जो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होगा उसके बीच का एचसीएफ निकालना है। तो एक चीज का ध्यान रखें, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते 1 को छोड़ के, और प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं 2 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो अपने आप से जाता हो या 1 से जाता हो, तो पक्की बात वो कौन होगा, वो होगा 2। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नहीं होते। तो ध्यान रखना, 1 से बड़े और प्राइम नहीं होंगे तो कॉम्पोजिट होंगे। तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 तो आपका प्राइम होता है, ले नहीं सकते। 3, अब 3 तो प्राइम होता है, ले नहीं सकते। 4, हाँ तो 4 सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर है जो 1 से बड़ा है और प्राइम नहीं है। अब मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एचसीएफ निकाल दीजिए किसका, 2 और 4 का। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा, चलो निकाल के देख लेते हैं। 2 1 2, 4 का निकालो, 2 2 4 और 2 1 2। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। एचसीएफ कौन सा डिजिट होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर हो गया 2। ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से जाए और 1 से जाए, और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नहीं होते। ठीक है, तो आंसर आया 2। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 कह रहा है कि इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4। ओके, कॉमन डिफरेंस आपको दिया है -4, और कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, छोटे डी से दिखाते हैं। एंड द 7th टर्म A7 ये आपको दिया हुआ है 4, ठीक है, A7 4 दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो बहुत ही आसान है, an का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 d। उस नियम के हिसाब से n कितना है 7, d भी दिया है, सारी वैल्यू डालो। तो इसको पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं, a7 इज इक्वल टू a प्लस 7-1 6d, सारी वैल्यूज पता है, ये 4 पता है, a निकालना है, 6 इंटू d, d इज -4। तो 4 इज इक्वल टू a माइनस का 24, -24 इधर लाइए, तो 4 और प्लस का 24 इज इक्वल टू a, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म इज 28। ये लीजिए आगे इसका भी आंसर। चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर के स्टार्ट हो गए। ये हमारे पास क्योंकि 2017-18 का पेपर है तो तब एमसीक्यूज नहीं आते थे, तो हमें तो जो भी पेपर मिलेगा हम आपको पूरे तरीके से एक एक करके सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100। मतलब आपको एक इंटीजर चूज करना है, किस किस के बीच में, 1 और 100 के बीच में। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8, दूसरा है नॉट डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम डिनोट कर रहे हैं मान लीजिए एस से। सैंपल स्पेस क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो 1 से 100 के सारे नंबरों को ही बोलेंगे। तो कुल मिला के आपके पास कितने नंबर है, 100 नंबर है भाई। 1 से 100 में टोटल गिनती कितनी होगी, 100 की। तो ध्यान रखो, इसको ऐसे ना दिखाओ, और ऐसे दिखाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 100, इसको ना ही लिखाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको सैंपल स्पेस में सारे नंबर को अलग अलग लिखना होता है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर भी कॉमा लगाना है। तो कुल मिला के ये कितने सैंपल स्पेस है, अगर काउंटिंग करेंगे तो 100 ही होंगे। तो एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 100। अब आएगा नेक्स्ट फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, ठीक है।
जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से। अब फेवरेबल आउटकम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम में वही सारे टर्म्स आएंगे जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, डिविजिबल बाय 8। तो चलो चालू हो जाओ, 8 का टेबल कर लो एक तरह से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, अभी तो और भी आ सकते हैं, 88 आ सकता है, 96 आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो नंबर आएगा वो 100 से बड़ा हो जाएगा। तो काउंट कर लो कि ये कुल मिलाकर आपके पास कितने फेवरेबल आउटकम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, तो 12 अपॉन 100। और अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो करना पड़ेगा, 2 6 12, 2 5 10 0, 2 3 6 और 25। तो ये आपके पास टोटल आंसर आया 3/25। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब ये जो पहला आंसर था ये तो डिविजिबल बाय 8 का है, 3/25। और अब मुझे निकालना है नॉट डिविजिबल बाय 8, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 8 के लिए, डिविजिबल बाय 8 के लिए क्या करिए, जो डिविजिबल बाय 8 आया है उसको 1 में से माइनस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/25। चलिए एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 25, तो 125 से 25 इंटू ऊपर वाला नंबर माइनस 25 1 से 25 इंटू ऊपर वाला नंबर, कितना आ गया 25 माइनस 3/25। 25 माइनस 3 इज 22/25। ये लीजिए कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर आ गया, 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर। तो सबसे पहले 2 डाइस अगर टॉस किए तो पहले उसका सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, चलिए लिखते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है, डिनोटेड बाय एस। तो चलिए बनाते हैं 1 1 और 6 6। ये तो हुए सैंपल स्पेस, ये सारे हो गए सैंपल स्पेस। अब ये कुल मिलाकर हैं कितने, गिन लो जरा, ऑब्वियस बात है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36 हो गए। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं जैसे मैंने लिखा, फिर ये कुल मिलाकर कितने हैं, तो एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। तो फेवरेबल आउटकम, डबलेट का मतलब होता है हमेशा डबलेट ऑफ सेम नंबर, मतलब एक ही जैसे नंबर हो, ठीक है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो पहले लिखना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। अगर मैं आपसे कहूं ये कुल मिलाकर कितने हैं, तो आपका हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है NF अपॉन NS। तो कितना आया हमारा NF 6 और NS 36, कैंसिल आउट हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका देखो सेकंड पार्ट भी है, क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑन द नंबर्स ऑफ 2 डाइसेस। मतलब ऊपर जो आपको डाइस पर नंबर दिख रहे हैं उसका सम जिसमें 10 आ रहा हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसमें सम 10 आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम। चलो लिखते हैं एक करके। तो यहीं से आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, देखो ये रहे 3 नंबर 6 4 5 5 4 6। तो सारा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली ये लिख देंगे 6 4 5 5 और 4 6। ये दो गए फेवरेबल आउटकम। अगर मैं आपसे कहूं ये कुल मिलाकर कितने हैं, 3 है, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला NF मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम। सैंपल स्पेस को टोटल आउटकम भी बोलते हैं। तो ये हो गया 3। और व्हाट इज NS, NS आया था हमारा 36। तो बस ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 6। ये लीजिए आंसर आया 1/12। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी देखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, एक पॉइंट P 4, M डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। फिर 2 पॉइंट दिए हुए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो कोई नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, पहले लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, A और B। इस A के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, 3 और B के कोऑर्डिनेट है आपके पास 6, -3। और हमसे कह रहा है कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, M। तो हमें निकालना है फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। तो मैंने लिखा लेट P डिवाइड्स AB
इन द रेशियो k:1। हमेशा ध्यान रखना जब आपको रेशियो निकालना होता है तो हम हमेशा k:1 वाला ही तरीका लेते हैं। अब अपने सेक्शन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। उसके हिसाब से इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। जो रेशियो हम लेते हैं उसे mn लेते हैं और p के कोऑर्डिनेट को लेते हैं x5। तो क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 4, mx2 तो m इंटू x2 तो k इंटू 6, तो ये हो गया 6k प्लस nx1 तो 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये देखिए कितना आएगा आपके पास, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 2। अगला स्टेप सारे के एक तरफ कर लीजिए, नंबर एक तरफ कर लीजिए। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 6k माइनस का 4k, तो 2 इज इक्वल टू 2k और 2 डिवाइडेड में 2, ये 2 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना आ गया 1। देयरफॉर रेशियो क्या हमने लिया था k:1, k का वैल्यू 1 भी आया तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया आपके पास 1:1। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गिवन दैट √2 इज इरेशनल प्रूव दैट 5 प्लस 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हमें प्रूव नहीं करना, ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि 5 प्लस 3√2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान स्टेप्स है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते कैसे, सपोज, क्या सपोज करते हैं कि 5 प्लस 3√2 इज रैशनल। ठीक है, इफ इट इज रैशनल देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर टू को प्राइम इंटीजर। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रट्टा लगा लीजिए स्टेप्स को, हर क्वेश्चन में सेम लिखना होता है। ठीक है, नाउ करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस √2 को यहां से अलग करना है। तो सबसे पहले 5 को उधर लेके जाइए, तो देखो 3√2 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस का 5। अब इस 3 को भी नीचे ले आइए, वो कैसे, √2 बिल्कुल अकेला कर दीजिए, 1/3 p बाय q माइनस का 5, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 इज इक्वल टू p अपॉन 3q माइनस का 5 अपॉन 3। अब लिखने वाले स्टेप्स देखिए कैसे लिखने हैं। आपको लिखना है हियर 1/3 इज रैशनल, ऑब्वियसली बात है ये रैशनल नंबर है। p अपॉन q इज रैशनल, इसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ ये तो होता ही रैशनल है। 5/3 इज रैशनल, बिल्कुल जी ये भी रैशनल है। और पूरा ब्रैकेट मतलब p अपॉन 3q माइनस 5/3 इज रैशनल, बिल्कुल रैशनल है। बट ये पूरा p अपॉन 3q माइनस का 5/3 इज इक्वल टू किसके इक्वल टू में, √2 के इक्वल में, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, इर्रेशनल। तो लिखा क्या मैंने कि p अपॉन 3q माइनस का 5/3 इज इक्वल टू √2 विच इज इर्रेशनल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विच इज इर्रेशनल। हेंस सपोज जो किया था, हेंस आवर सपोजिशन क्या हो गया, इज रॉन्ग, गलत हो गई। ठीक है, और देयरफॉर क्या पता चला कि जो हमारा सपोजिशन गलत था, हमने जो रैशनल लिया था वो एक्चुअल में क्या है, 5 प्लस 3√2 इज, वो एक इर्रेशनल नंबर ही है और यही हमें प्रूव करना था। ये स्टेप्स आप याद रख सकते हो, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों में यही सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, वैसे फिगर तो क्वेश्चन में गिवन ही है आपको। ठीक है, और A B C और D, और कह रहा है ये दिया है 30, फिर ये दिया है x प्लस 5, इधर दिया है AD 14 और यहाँ दिया है x माइनस 5। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो क्या पता चला AB बराबर है CD के,
ए बी आपके पास 30 और सी डी एक्स प्लस वाई। ये लीजिए इक्वेशन मेरी तैयार है। दूसरा देखिए ए डी बराबर है बी सी के, ये है 14 और ये है x माइनस का y। बस अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो देखिए x प्लस वाई 30 और x माइनस वाई 14। चलिए एक प्लस का y एक माइनस का y एड अप हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐड कीजिए 44, तो x का वैल्यू कितना आ गया 44/2 दैट इज इक्वल टू 22। और इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी क्वेश्चन पुट कर दो। चलो मैं पहली वाली में कर रहा हूँ, तो 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो y का वैल्यू 30 माइनस का 22 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये लीजिए x का वैल्यू आ गया 22 और y का वैल्यू आ गया 8। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो 3 के पहले 8 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो चलिए देखिए, तो चलिए पहले सीरीज बनाते हैं। तो 3 6 9 और 8 मल्टीपल्स ही तो चाहिए, तो चलो लिख लेते हैं 12 15 18 1 2 3 4 5 6, फिर हो गया 21 और 24। ठीक है, मैंने सीरीज लिख दी। सीरीज की पहली टर्म को इसको a से डिनोट करते हैं 3, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। और देखो a एन बी गिवन है सीरीज की आखिरी टर्म, तो करना क्या है, बस सम का फॉर्मूला ही तो लगाना है। सम का तो एक फॉर्मूला हमारे पास है n/2 a प्लस l, जिसमें l क्या डिनोट करता है लास्ट टर्म an, सब कुछ तो गिवन है डायरेक्टली लगा सकते हैं S8, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आपको 8 मल्टीपल्स ही निकालने, n8 आ गया। तो 8/2 और ब्रैकेट के अंदर a इज 3 प्लस l an जो आपको दिया है 24, कितना आ गया 4 × 24 प्लस 3 इज 27। अब मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, 2 हो गया कैरी में, 4 2 8 और 2 10। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3? आंसर इज 108। चलिए सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा हो गया, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 5 किलोमीटर अवे इन टाइम it has to increase the speed by 100 km/h than the usual speed. Find the usual speed. अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन में फाइंड करना है उसे लेट करो। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो लिखो पहले लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x km/h। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज देखो, स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, क्या निकाल सकते हो, यहां से टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके हिसाब से कितना आ गया 1500 अपॉन x और आवर्स। ठीक है, पहले इतना लिखेंगे कि लेट द यूजुअल स्पीड बी x, डिस्टेंस ट्रेवल 1500 किलोमीटर, तो टाइम आपका आया 1500 अपॉन x आवर्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं, न्यू स्पीड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, न्यू स्पीड कितनी है कि it had to increase its speed by 100 km/h than the usual speed। तो न्यू स्पीड हो गई आपकी x + 100 km/h। उसने अपनी स्पीड तेज भी कर ली हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दूरी तो उसे अभी भी 1500 किलोमीटर ही तय करनी पड़ेगी। स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, चलो टाइम लिख लो अपना यहाँ पर। तो टाइम फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आ गया 1500 अपॉन x + 100 आवर्स। अब देखो जरा क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है कि वो निकला तो 30 मिनट की देरी पर है लेकिन पहुंचा समय पर ही है। एक नियम ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन में देरी से निकला देरी से पहुंचा, ध्यान रखना देरी से निकला और देरी से पहुंचा, तो हमेशा क्या नियम होता है, न्यू टाइम इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम प्लस माइनस, जैसे क्वेश्चन में गिवन हो। लेकिन देखो क्वेश्चन में कह रहा है निकला तो 30 मिनट की देरी से है लेकिन पहुंचा समय पर ही है, तो लिखोगे सबसे पहले ये कौन सा टाइम आपका, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो आपका यूजुअल टाइम। एक नियम बना लो इस चीज का, यूजुअल टाइम इज इक्वल टू आपका नया टाइम 1500 अपॉन x + 100 और प्लस माइनस जैसे क्वेश्चन में गिवन हो। अब क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है 30 मिनट लेट, लेट मतलब ज्यादा समय लगा,
तो +30 और अपॉन 60 क्या डिनोट करता है कि आपने आवर्स में चेंज कर दिया। इसे काट लीजिए, ये 1/2 आ गया। इसको इधर ले आइए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1500 अपॉन x माइनस का 1500 अपॉन x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। 1500 को भी कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा। और 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 1500 एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 100, तो कितना आएगा ऊपर देखो, यहाँ आएगा x प्लस 100 और यहाँ आएगा माइनस का x। सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। x से x चला गया, कितना आ गया 1500 इंटू 100, इसको इधर ले जाइए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x और अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास 15 1 2 3 4 और इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। 15 2 30 और 4 जीरो पीछे लगे हुए हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस का 100x। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 1 2 3 4 और 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसमें a क्या है 1, b क्या है 100 और c क्या है माइनस का 3 और 5 जीरो पीछे। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। बस इसमें अब सारे वैल्यू इंसर्ट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b, मैं एक बार a b c का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। a है अपने पास 1, b है अपने पास 100 और c है अपने पास माइनस का 3 5 जीरो के साथ, ठीक है। तो माइनस b तो माइनस 100 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू c। अब देखो यहाँ भी माइनस लगाए तो ये प्लस हो गया, 1 2 3 4 5 होल अपॉन 2 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस माइनस कितना आएगा देखो, 4 जीरो तो यही आ गए, प्लस 4 3 12 और 5 जीरो पीछे लगी हुई है, होल अपॉन 2। सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आया 1 2 1 और 4 जीरो पीछे आ गए, होल अपॉन में 2। अब x इज इक्वल टू माइनस का 100 प्लस माइनस, अब 1 2 1 का तो आ गया 11 और 4 जीरो है ना, तो इसमें से 2 जीरो चली गई, ये आ गया अपॉन 2। अगला स्टेप देखिए, तो x इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस माइनस 1100 अपॉन 2। अब दो केस बनेंगे, वो कैसे भाई, प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस में हमेशा दो ही केस बनते हैं, ये लीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 100 प्लस 1100 अपॉन 2 और सेकेंड केस में कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस 1100 अपॉन 2। यहाँ देखिए ना, x इज इक्वल टू ये हो गया 1000 अपॉन 2, कैंसिल होकर कितना आया 500। अब मैंने x को क्या लेट लिया था, मैंने x को लिया था स्पीड, और स्पीड तो आपकी आ सकती है, तो स्पीड आ गई आपकी 500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर केस 2 की बात करें, यहाँ तो माइनस का 1200 अपॉन 2, क्योंकि कट के कितना आएगा माइनस का 600। अब स्पीड जैसी चीज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो क्या लिख दिया हमने, नेग्लेक्टेड। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द यूजुअल स्पीड, देयरफॉर द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज 500 किलोमीटर पर आवर। बस इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन में निकला देरी से था लेकिन पहुंचा टाइम पर, तो यूजुअल समय को हमेशा पहले इज इक्वल टू फिर नया समय प्लस माइनस। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि देरी से चला देरी से पहुंचा, तो पहले नया समय आता इज इक्वल टू यूजुअल समय आता, उसके बाद प्लस माइनस एज इट इज होता, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक शानदार क्वेश्चन है, देखिए रहा, पहले मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ये देखिए एक स्क्वायर है ABCD। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो स्क्वायर की एक साइड पर बना हो, जैसे मान लीजिए B, C और M, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल
का जो एरिया है वो आधा है एक ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से जो उस स्क्वायर के डायगोनल पे बना है, इस तरह का बी एन और डी। तो एक तरह से मैं पहले टू प्रूव लिख देता हूं आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी एम इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एन बी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, है बहुत अच्छे लेवल का, लेकिन है आसान। जो थ्योरम लग रही है बस उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है अपने को कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। एक तो ये गिवन है आपको, और क्या गिवन है, एंड बी एन सी एंड बी एंड डी आर द टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको गिवन मिल गया, टू प्रूफ मिल गया, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। अब सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल बी सी डी में पाइथागोरस लगाता हूं और इसका फायदा आपको अभी दिख जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी और डी, तो बी सी और डी तो लगाइए बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। ध्यान रखना, पाइथागोरस वर्ड नहीं लिखना है कि पाइथागोरस थ्योरम, लिखना है पूरा स्टेटमेंट। क्या, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, अब बीडी को आप बीडी रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए। बीसी को, इसको आप रखिए बीसी, लेकिन सीडी को वापस बीसी लिख दीजिए। क्यों, स्क्वायर है ना, तो सारी साइडें तो बराबर ही होंगी, तो मैंने सीडी को वापस बीसी लिख दिया। फायदा आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है जो अकेला है, इसके जैसा और दो तीन क्वेश्चन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को तरीके को ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको तो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं और हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर, जिसका यूज हमें अभी करना है। अब देखिए, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो चाहिए अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो, और दो ट्राइंगल के एरिया के रेशियो की हमारे पास पूरी थ्योरम है। तो उस थ्योरम को यूज करने के लिए पहले आपको दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना पड़ेगा। तो देखिए, ट्राइंगल सी बी एम सी सिमिलर है ट्राइंगल बी एंड डी के। वो क्यों भाई, दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, और इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल बराबर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए एक्सियम, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये तो प्रूव हो गया। तो हमारा नियम क्या था कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, क्या थी हमारी थ्योरम, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। तो अगर मैं बीएमसी की बात करूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बीसी ले लूं और उसका स्क्वायर लगा दूं, और अगर बीएनडी की बात करूं तो उसकी साइड में बीडी ले लूं और स्क्वायर लगा दूं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट पूरे थ्योरम का क्या आएगा, फिर से बता रहा हूं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब देखो ये और ये कुछ करने का जरूरत नहीं, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं, और बीडी की वैल्यू देखो फर्स्ट इक्वेशन से, और बीडी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन देखो कितनी आ रखी है, 2bc स्क्वायर डालिए। तो bc स्क्वायर अपॉन 2bc स्क्वायर चला गया, कितना आ गया, हाफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC इज इक्वल टू हाफ, ये इधर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BND, ये लीजिए प्रूव हो। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। जो थ्योरम लगाए उसको पूरा लिखना है, पाइथागोरस लगाना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है और क्वेश्चन कंप्लीट अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का टर्न आ गया। क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। बहुत ही आसान थ्योरम है, चलिए एक सर्कल बनाते हैं। आप पेपर में इसे बिल्कुल पेंसिल, स्केल, कंपास को यूज करके बनाना। ठीक है, तो दो टेंजेंट बनाने हैं सर्कल पर, कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट का लेंथ सर्कल पर बिल्कुल बराबर है। तो PA एंड PB, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स है। चलिए ये सब कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं, सब लिखूंगा प्रॉपरली, सब बताऊंगा आपको कैसे करना है। पहले मेरा खुद बना लूं, ठीक है, ये 90 होता है, 90 होता है, सब लिख के बताऊंगा।
चलिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले। क्या दिया है आपको? अ सर्कल। इस सर्कल पे कोई नाम है, बी नाम लिख सकते हो, ए नाम लिख सकते हो, विथ सेंटर ओ रेडियस आर, इन विच PA and PB are the two tangents, जिस पर ये दो P और PB क्या है? जो टेंजेंट है, ठीक है। टू प्रूफ, अपने को उस पर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट आपस में बराबर, ठीक। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर लो, जो जो डॉटेड है सब ज्वाइंट है। PO ज्वाइन कर रखा है, OA परपेंडिकुलर है PA पे और OB परपेंडिकुलर है PB पे, ठीक है। और ध्यान रखना ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। A line from a center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। बिल्कुल स्टेटमेंट आपको यही लिखना है। A line from the center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है, बस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाएंगी CP/CT से, और PA = PB हो जाएगा। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखिए। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जरा देखो कि एंगल 1 = एंगल 2 ईच 90, और बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल 1 के अपोजिट साइड PO, एंगल 2 के अपोजिट साइड भी PO, तो PO = PO कॉमन, लेकिन इस कॉमन की जगह एक वर्ड भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के अपोजिट है ना, तो बात बन जाएगी। और OB और OA दोनों क्या है? रेडियस है, लेकिन इसके लिए वन साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री था, उसको राइट एंगल लिख दिया, ठीक है, एक ही बात है। हाइपोटेन्यूज हो गया वन साइड, तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBP के, और रीजन क्या हो गया? RHS। और हमें क्या पता चला? क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो देखो AP और BP बराबर, AP = PP बराबर, रीजन CP/CT। यही आपको प्रूव करना था। ये लीजिए, आ गया फाइनल आंसर। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ा हो जाएगा अगर पूरा पेपर मैंने आज ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।